बायोटेक के बच्चों हम एग्रीकल्चर फील्ड में एप्लीकेशन समझ रहे थे। अगला एप्लीकेशन समझने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात यहाँ पर पहले क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर एप्लीकेशन में ही एक बात आती है ट्रांसपोसोन्स। ट्रांसपोसोन्स होते क्या है? ट्रांसपोसोन्स या इसी का एक नाम और देते हैं जंपिंग जीन, या इसको ट्रांसपोसेबल एलिमेंट, या इसको पारंपरिक, या इसको चलनशील आनुवंशिक तत्व भी कहते हैं। ज्यादा बढ़िया नाम है कि जंपिंग जीन या ट्रांसपोसोन्स, आप याद रखें। क्लियर? अच्छा, जंपिंग जीन की खोज करने वाले साइंटिस्ट थी बारबेरा मैक्लिंटॉक। ये एक लेडी साइंटिस्ट थी, इन्हें लेडी मेंडल के नाम से भी जाना जाता है। जंपिंग जीन नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसी जीन या ऐसा भाग जो एक लोकस से दूसरे लोकस पर ट्रांसफर करता होगा, मतलब डीएनए का भाग जो एक लोकस से दूसरे लोकस पर ट्रांसफर होता होगा, उसे जंपिंग जीन अपनी पोजीशन को चेंज कर दे। जैसे मान लीजिए बच्चों, यहां पर सिखाने के लिए ऐसे समझिएगा, ये डीएनए या क्रोमोसोम, इस पर ये जीन लगी है। अब कई बार ऐसा होता है कि ये जीन यहां से उठ के दूसरी जगह जंप कर जाए, मतलब यहां से ये जीन गई और यहां से जंप करके यहां गई, तो जीन ऐसे जंप कर जाती है, उसी को ही जंपिंग जीन कहा जाता है। जंपिंग जीन, इसका दूसरा नाम ट्रांसपोसोन्स होते हैं। या कई बार जंप नहीं करती है तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये यहां पर जीन बैठी थी, इस जीन ने यहां पर अपनी रेप्लिकेशन किया और दूसरी जगह पे जाके एक और कॉपी बना ली, ऐसा भी होता है। तो जंपिंग जीन मतलब जो पोजीशन ऐसे जंप करती है या अपनी दूसरी कॉपी कहीं और भी बना सकती है, इसको जंपिंग जीन कहा जाता है। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? बारबेरा मैक्लिंटॉक ने की थी। क्लियर? पहले तो ये टर्म याद रखना, जंपिंग जीन पोजीशन जंप करे या रेप्लिकेशन करके नई कॉपी बनाए जो दूसरी जगह जाके जुड़ जाती है, वो एक तरह से जंपिंग जीन ही कहलाती है। ये जंपिंग जीन का पॉइंट अभी हमें यूज करना भी है, पहले इसको आप नोट कर लीजिएगा। बायोटेक के बच्चों हम एप्लीकेशन समझ रहे थे एग्रीकल्चर फील्ड में, उसमें हमने एप्लीकेशन लिया था पीड़क प्रतिरोधी, मतलब पेस्ट रेजिस्टेंट। उसकी पहली कैटेगरी मैंने आपको समझाई थी इंसेक्ट वाली। उसी में बच्चों सेकंड कैटेगरी आती है निमेटोड प्रतिरोधी प्लांट। निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट क्या होते हैं? निमेटोड पहले होता क्या, वो क्लियर करें। निमेटोड परजीवी, यह एक पैरासाइट है, पादपों और मनुष्यों सहित अन्य जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करता है। प्लांट में भी रोग करता है, मानव में भी रोग करता है, अन्य जंतुओं में भी ये रोग करता रहता है। इस निमेटोड का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मिल्वाडेगाइन इनकोग्निशिया, जो आपके एनसीईआरटी में दिया है। मिल्वाडेगाइन इनकोग्निशिया तंबाकू के पादपों की जड़ों को संक्रमित करता है और उसमें रोग उत्पन्न करता है। और उस रोग की वजह से होता यह है कि इससे तंबाकू का उत्पादन, प्लांट का उत्पादन बहुत कम हो जाता है। यह मिल्वाडेगाइन इनकोग्निशिया इस तरह का एक पैरासाइट होता है, सेल के अंदर वृद्धि करता है और यह बच्चों प्लांट की वृद्धि को रोक देता है। अच्छा, इसकी वजह से प्लांट में अल्टीमेटली नुकसान ही होता है, यह प्लांट को नुकसान कर रहा है। तो हम चाहेंगे कि इन निमेटोड को हटाया जाए। बात आती है इसको कैसे हटाए, तो इसको हटाने के लिए एक नवीन विधि अपनाई गई है। उस विधि का नाम है आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस, हिंदी में कहें आरएनए अंतरक्षेप, या शॉर्ट में इसको आरएनए आई के नाम से भी लिखा जाता है, आरएनए आई। आरएनए इंटरफेरेंस नाम से समझ में आता है आरएनए के साथ इंटरफेयर करना, और आरएनए के साथ इंटरफेयर इसलिए किया जाता है ताकि इससे जीन की साइलेंसिंग की जाए। हम आरएनए को इंटरफेयर करेंगे, इससे जीन साइलेंट हो जाती है। ऐसे समझो आप इसको, जैसे मान लीजिए बच्चों ये जीन है, इसे जीन से बनता है आरएनए, और आप लोग सभी जानते हैं फिर ये आरएनए कुछ न कुछ प्रोटीन बनाता है। अगर जीन से आरएनए प्रोटीन बन रहा है तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर जीन एक्सप्रेस हो रही है। यहां जीन क्या हो रही है? एक्सप्रेस हो रही है। अच्छा, जीन यहां पर एक्सप्रेस हो रही है। अब सपोज करो इस प्रोटीन बनने से रोकना है, इस प्रोटीन को बनने से रोकना है, तो कई तरीके होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन रोक दो, ट्रांसलेशन रोक दो, जीन रेगुलेशन में हमने तरीके पढ़े थे। अच्छा, यहां पर एक तरीका यह होता है कि ये जो आरएनए है, इस आरएनए के साथ यहां पर कुछ इंटरफेयर कर दो, मतलब इस आरएनए के साथ इंटरफेयर कर दो, और आरएनए के साथ इंटरफेयर कर दो तो प्रोटीन बनेगा ही नहीं, और जब प्रोटीन नहीं बनेगा तो एक्सप्रेशन रुक जाएगा। इसी को कहेंगे जीन यहां पर साइलेंट हो गई। जीन साइलेंट हो गई। जीन साइलेंट का मतलब जीन के एक्सप्रेशन को रोकना, जीन के एक्सप्रेशन को रोकना, यही जीन साइलेंसिंग कर रहा है। अच्छा, जीन एक्सप्रेशन को रोकने के लिए किसको इंटरफेयर किया? आरएनए को, और आरएनए के साथ इंटरफेयर करना, यही बच्चों आरएनए इंटरफेरेंस कहलाता है। तो आरएनए इंटरफेरेंस एक तरह से जीन साइलेंसिंग की ही क्रिया है, जीन को साइलेंट करने का तरीका है। यह जो आरएनए इंटरफेरेंस होता है सभी यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट नहीं, पॉइंट को नोट करना, सभी यूकैरियोट्स में कोशिकीय सुरक्षा की एक विधि है। मतलब
सेल में दूसरे जीवधारियों से, बैक्टीरिया, फंगस वगैरह, वायरस से बचाने के लिए, डिफेंस के लिए यह मैकेनिज्म हमारे अंदर पाई जाती है, नेचुरली पाई जाती है। तो ध्यान रखना, आरएनए इंटरफेरेंस सभी कोशिकाओं के अंदर डिफेंस का एक तरीका भी होता है, यूकैरियोट्स के अंदर। लेकिन जो बात यहां पर समझाई, एक बार फिर समझना, निमेटोड प्लांट एनिमल दोनों में डिजीज करता है। एक एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया है, मिलवाडेगाइन इनकोग्निशिया। तंबाकू पादप की जड़ों में नुकसान करता है, उससे उत्पादन कम होता है। इसको हटाने की तकनीक का नाम आरएनए इंटरफेरेंस। क्यों कहा? आरएनए के साथ इंटरफेयर करेंगे, इससे जीन साइलेंट हो जाती है, तो ये एक तरह की जीन साइलेंसिंग कहलाती है। अब ये कैसे होता है, इस चीज को मैं आपको अब डिटेल में समझाऊंगा। पहले इसको नोट कर लीजिए। ये बच्चों यहां पर प्लांट है, इस प्लांट की ये रूट है, इन रूट पे वही मिलवाडेगाइन इनकोग्निशिया यहां पर अफेक्ट करता है। तो समझाने के लिए मैंने इस रूट की यहां की एक सेल को यहां इनलार्ज करके बना दिया ताकि आपको समझ में आए। और इन सेल्स के ऊपर ऐसे ये निमेटोड अटैक कर रहा है, मतलब ये निमेटोड एग्जैक्टली अटैक यहीं पे कर रहा है, यहीं पे कर रहा है। सिखाने के लिए मैंने इसको इनलार्ज करके यहां बना दिया, रूट की सेल है। अच्छा, निमेटोड की बात करें, ये जो निमेटोड होता है, इस निमेटोड की सेल को समझाने के लिए मैंने इनलार्ज करके निमेटोड का ही एक पार्ट इनलार्ज करके यहां बना दिया। ये निमेटोड ही सिखाने के लिए मैंने इनलार्ज कर दिया। एग्जैक्टली ऐसा होता है। निमेटोड के अंदर होता क्या है, एक बच्चों जीन होती है, ये जीन है। अच्छा, इस जीन से यहां पर जीन में एक होता है बच्चों एंटीसेंस स्ट्रैंड, एक सेंस होता है। एंटीसेंस वाले से आरएनए बनता है। मान लीजिए ब्लू वाला एंटीसेंस से तो आरएनए बनेगा, फिर ये आरएनए प्रोटीन बनाता है। क्लियर? अब बच्चों होता क्या है, ये जो निमेटोड है प्लांट के साइटोप्लाज्म को अवशोषित करता है, और जब ये प्लांट के साइटोप्लाज्म को अवशोषित करेगा तो इससे प्लांट की प्रॉपर वृद्धि नहीं हो पाएगी। प्रॉपर वृद्धि नहीं हो पाती है क्योंकि ये निमेटोड प्लांट के साइटोप्लाज्म को यूज कर रहा है। अच्छा, इसकी वजह से प्लांट में कहीं ना कहीं नुकसान ही हो रहा है। तो मुझे बताओ, इस निमेटोड को हटाना पड़ेगा। अब बात आती है इस निमेटोड को कैसे हटाया जाए। तो निमेटोड को हटाने के लिए साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, एक जीन को यहां पर पहले टारगेट करते हैं। अब बात आती है टारगेट जीन कैसे चुनी जाए। टारगेट जीन वो जीन होती है जिसका आरएनए, जिसका प्रोटीन इस निमेटोड के लिए सबसे आवश्यक है। मतलब इस जीन से जो प्रोटीन बनेगा वो इस निमेटोड के लिए सबसे आवश्यक है। जरा सोचो, अगर इस प्रोटीन को बनने से रोक दे तो क्या हो? यस, अगर यह प्रोटीन नहीं बनेगा तो इस प्रोटीन की कमी की वजह से निमेटोड मर जाएगा। हमारे अंदर भी बहुत सारे ऐसे प्रोटीन हैं जो बहुत आवश्यक है, अगर वो प्रोटीन नहीं बने तो हमारे अंदर भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हम टारगेट जीन ऐसे लेते हैं कि उस जीन को हम टारगेट जीन बनाते हैं जो निमेटोड के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है, जिसका प्रोटीन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यह प्रोटीन नहीं बनेगा तो अल्टीमेटली मर ही जाएगा। तो ऐसे जीन को क्या कहते हैं? टारगेट। अब बच्चों सबसे पहले क्या किया जाता है, ये जो टारगेट जीन दिख रही है किसकी? निमेटोड की। इस निमेटोड की टारगेट जीन को कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, आर्टिफिशियली बनाया जाता है। निमेटोड की कृत्रिम टारगेट जीन, निमेटोड का कृत्रिम टारगेट जीन। टारगेट जीन को हमने कृत्रिम रूप से बनाया। क्या आर्टिफिशियली जीन बना सकते हैं? यस, बना सकते हैं, हमने सीखा है। तो यहां वही आर्टिफिशियली जीन बनाई गई। अब यहां जब जीन बनाते हैं, दो स्ट्रैंड में से एक सेंस होता है, एक एंटीसेंस होता है। ये ब्लू वाला एंटीसेंस है। अब हम यहां जब आर्टिफिशियली जीन बनाते हैं तो ये जीन एक नहीं दो बनाएंगे। दूसरी वाली जीन में क्या करेंगे, इन प्रमोटर टर्मिनेटर को आपस में बदल देंगे, मतलब इनको आपस में चेंज कर देंगे। अब मैं नहीं सिखाऊंगा ऐसा करने से क्या होता है। यस, ऐसा करने से यह होगा कि जो सेंस है वो एंटीसेंस बन जाएगा, एंटीसेंस वाला सेंस बन जाएगा। तो सेंस वाला एंटीसेंस में कन्वर्ट हो गया, एंटीसेंस वाला सेंस बन गया। ये जीन है किसकी, पहले मुझे बताओ, ढंग से क्लियर करना। किसकी जीन? निमेटोड की। हमने क्या किया, आर्टिफिशियली बनाया, और आर्टिफिशियली बनाने के बाद इसको बच्चों अल्टीमेटली प्लांट में ट्रांसफर करेंगे। किसकी जीन किस में डाल रहे हैं? निमेटोड की जीन प्लांट में स्थानांतरित करें, है निमेटोड की जीन प्लांट में डालेंगे, और ये प्लांट की हर सेल में चली जाएगी, इन सेल के अंदर भी ट्रांसफर कर देंगे। समझाने के लिए यहां पे बना दिया, पादप में जीन ट्रांसफर कर दी। अच्छा, ये जीन भी पहुंचा दी, ये जीन भी पहुंचा दी। अब आप दिमाग लगाना, ढंग से बताना सभी। यहां पर ये ब्लू वाला एंटीसेंस है, ब्लू वाला एंटीसेंस है, तो इससे आरएनए बनेगा। अब यहां किससे बनेगा? यस, यहां पे जो आरएनए बनेगा वो इस ग्रीन वाले से बनेगा, क्योंकि यहां पर ये ग्रीन वाला ये बच्चों एंटीसेंस है, तो इस ग्रीन वाले से एंटीसेंस से आरएनए बन गया। अब बताना, ये आरएनए
और ये आरएनए, दोनों आरएनए समान है या एक दूसरे के पूरक है? सोच समझ के आंसर देना। यस, दोनों एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो क्या होगा? दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और इसी से यहां पे बन जाएगा डबल स्ट्रैंड आरएनए। मतलब दोनों आपस में जुड़कर डबल स्ट्रैंड आरएनए बनते। हमारा मेन टारगेट डबल स्ट्रैंड आरएनए बनाना है। मतलब आरएनए इंटरफ्रेंस करने के लिए सबसे पहली शुरुआत यही होती है, कैसे भी करके डबल स्ट्रैंड आरएनए बना लो। अगर बच्चों सेल के अंदर डबल स्ट्रैंड आरएनए आ जाए अपनी सेल में भी, तो फिर इस डबल स्ट्रैंड आरएनए को काटने के लिए सेल के अंदर एक एंजाइम बैठा होता है, डाइसर। डबल स्ट्रैंड आरएनए बनाने का फायदा यह होता है कि डाइसर उसको काटता है, सिंगल स्ट्रैंड को नहीं काटता, डबल स्ट्रैंड आरएनए को ही काटेगा। और डाइसर जैसे ही काटेगा आरएनए के छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे। मतलब इसको काट दिया, टुकड़े बन गए। और ये टुकड़े कहलाते हैं एसआई आरएनए, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए जो इंटरफेयर करेंगे। क्या सिखाया? कुछ क्लियर हुआ? ढंग से सुनना। निमेटोड की 2 जीन ली, एक तो सेम, एक पे प्रमोटर टर्मिनेटर उल्टा कर दिया। ऐसा क्यों किया? ताकि इससे इधर इससे आरएनए बना तो इधर एंटीसेंस इससे आरएनए बने। फिर दोनों आरएनए आपस में जुड़ गए, डबल स्ट्रैंड आरएनए तैयार हुआ। डाइसर ने काटा, छोटे छोटे टुकड़े बन गए। ये सारा काम कहां हो रहा है? ऐसे डाइसर ने काटा, एसआई आरएनए बने। ये सारा काम अभी तक प्लांट में ही हो रहा था, सब कुछ प्लांट में हो रहा था। प्लांट में से छोटे छोटे टुकड़े बने हुए। अच्छा, ये है निमेटोड की जीन के? अरे निमेटोड की जीन से तो आरएनए बना था, है निमेटोड के टुकड़े। अब बच्चों होता क्या है, निमेटोड क्या करता है? इस प्लांट के साइटोप्लाज्म को अवशोषित करेगा। तो ये छोटे छोटे टुकड़े ऐसे निमेटोड की सेल में जाएंगे। मतलब यहां पर ये टुकड़े अल्टीमेटली निमेटोड में जाएंगे। निमेटोड के अंदर आरएनए का डाइजेशन कहीं नहीं होता। इवन छोटे टुकड़े होने से यह होता है कि इनकी सेल इनको अवशोषित कर लेती है। मतलब इन छोटे टुकड़े को निमेटोड की सेल ने अवशोषित किया। अवशोषित करने के बाद यहां पर एक कॉम्प्लेक्स सक्रिय होता है। इस कॉम्प्लेक्स का नाम होता है RISC। RISC का फुल फॉर्म आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट में क्या लिखते हैं बच्चों? RISC। अब ये RISC कॉम्प्लेक्स क्या करता है? इन सारे छोटे छोटे टुकड़ों को अपने अंदर लेता है। मतलब इन टुकड़ों को यहां पे अंदर लेगा। अंदर लेने के बाद इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देता है। ये सारे टुकड़े RISC के अंदर जाते। RISC के अंदर ही इटसेल्फ ये प्रॉपर्टी होती है कि वो इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तो ये सब सिंगल स्ट्रैंड में चेंज हो जाते हैं। अब मुझे बताओ, यहां जो आरएनए है वो ब्लू वाला है, तो ये ग्रीन वाले इसके कॉम्प्लीमेंट्री है। अब ये कॉम्प्लेक्स यहां से इन ब्लू वाले टुकड़ों को हटा देते हैं, केवल इसके कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट को रखते हैं। ये सब कैसे होता है, इसकी प्रॉपर मैकेनिज्म अभी क्लियर नहीं है, बस ऐसा ऑब्जर्व किया गया है। अब बच्चों, ये जो RISC कॉम्प्लेक्स था, ये जाके इस टारगेट आरएनए के साथ बाइंड होता है। ये आरएनए के साथ बाइंड होता है। अब इसके अंदर ये जो ग्रीन वाले हैं, ये ब्लू के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये वाले जाके इसके साथ बाइंड हो जाते हैं। मतलब ये वाले टुकड़े इसमें जो बैठे थे इसके साथ बाइंड हो जाते हैं। अब बताओ, यहां आरएनए एक तरह से बन गया डबल स्ट्रैंड। बताओ, आरएनए कैसा बन गया? डबल स्ट्रैंड। और आप सभी जानते हैं, डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाए तो प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। और प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा तो इसी प्रोटीन की कमी से निमेटोड अल्टीमेटली खत्म हो जाएगा। यह निमेटोड यहां पर फाइनली मर जाएगा। मतलब जैसे यह प्लांट के साइटोप्लाज्म को अवशोषित करेगा, यहीं पर यह निमेटोड खत्म हो जाएगा। अब मुझे बताओ, इस निमेटोड को मारने के लिए हमने यहां पर देखा जाए तो आरएनए के साथ कुछ इंटरफेयर करवाया। किसके साथ इंटरफेयर कर रहे हैं? आरएनए के साथ। टेक्निक का नाम आरएनए इंटरफेरेंस। क्यों कहा आरएनए इंटरफेरेंस? समझ में आया बच्चों? आरएनए के साथ अंतरक्षेप कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, आरएनए इंटरफेरेंस। अच्छा, आरएनए में गड़बड़ हुई, प्रोटीन नहीं बन रहा है, तो मैं कहूंगा यहां पर जीन एक तरह से साइलेंट हो गई, यानी एक तरह से हमने जीन साइलेंसिंग कराई। और अगर ये जीन साइलेंट हो गई तो निमेटोड भी साइलेंट हो जाएगा। तो निमेटोड को साइलेंट करने के लिए हमने जीन को यहां पर क्या कर दिया? साइलेंट कर दिया। यही बच्चों जीन साइलेंसिंग का तरीका होता है, जिसमें हम इंटरफेयर आरएनए के साथ करते हैं। कैसे यह प्रोसेस की गई, कुछ समझ में आया? एक आउटलाइन जो मैं आपसे पूछता हूं, ढंग से बताना सभी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यह प्लांट है, उसकी सेल है, रूट की सेल। निमेटोड अटैक करता है। निमेटोड को मारने के लिए टारगेट जीन डिसाइड करते हैं। कैसे डिसाइड होती है? जो निमेटोड के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है, फिर से सुन लेना सब अच्छे से, निमेटोड के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है वो टारगेट जीन। बताओ, निमेटोड की टारगेट जीन की 2 कॉपी बनाएंगे, लेकिन कैसे? आर्टिफिशियली। बढ़िया तरीका, आर्टिफिशियली जीन बना लो।
दोनों कॉपी में क्या डिफरेंस है? दूसरी वाली में प्रमोटर टर्मिनेटर को आपस में चेंज कर रखा है। ऐसा क्यों किया? ताकि सेंस वाला एंटी सेंस बन जाए। फिर इधर से बच्चों एंटी सेंस वाले से आरएनए बनेगा, इधर इस एंटी सेंस से आरएनए बनेगा। दोनों को उठा के प्लांट में डाला। ये पूछा जाता है निमेटोड की जीन कहां डालते हैं? प्लांट, मतलब एक तरह का होस्ट हो गया। ये प्लांट एक तरह से होस्ट है, इनमें ट्रांसफर कर दी। अच्छा, जीन जब पहुंचा देंगे, दोनों आरएनए बने, दोनों आरएनए एक दूसरे के पूरक थे, डबल स्टैंड आरएनए बना। किसने काटा? डाइसर। छोटे छोटे टुकड़े बने, नाम बोलो, siRNA। अच्छा, ये siRNA निमेटोड ने अवशोषित किए, उसकी सेल में गए, सेल में कॉम्प्लेक्स एक्टिव हुआ RISC, और यही RISC कॉम्प्लेक्स जाकर टारगेट आरएनए के साथ बाइंड हुआ। इससे आरएनए डबल स्टैंड बन गया, प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाया, और प्रोटीन नहीं बनेगा तो इसी वजह से फाइनली इस निमेटोड की यहां पर डेथ हो जाएगी। तो कैसे ये प्रोसेस की गई, कुछ क्लियर हुआ बच्चों अच्छे से? हमारा मेन टारगेट होता है डबल स्टैंड आरएनए, और डबल स्टैंड आरएनए बनाने के लिए हम ऐसे दो तरह की जीन यहां प्रवेश कराते हैं। जितनी बातें यहां पर अभी समझाई, पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लो। क्या नोट? अब इन्हीं के खास खास पॉइंट लिख लेते हैं। एग्रोबैक्टीरियम संवाहक यानी वेक्टर का प्रयोग करते हुए निमेटोड विशिष्ट जीन को होस्ट में पहुंचाते, और होस्ट यहां पर क्या है? प्लांट में, और दो जीन पहुंचाते। अच्छा, डीएनए को इस प्रकार प्रवेश कराया जाता है कि वह पोषी कोशिकाओं में सेंस और एंटी सेंस दोनों आरएनए का निर्माण करे, दोनों आरएनए बन जाते हैं। अच्छा, दोनों आरएनए एक दूसरे के पूरक होते हैं, पूरक होने की वजह से डबल स्टैंड आरएनए का निर्माण करते हैं, डबल स्टैंड आरएनए बनाते हैं, जिससे आरएनएआई स्टार्ट हो जाता है। इस प्रकार आरएनएआई निमेटोड के विशिष्ट एमआरएनए को निष्क्रिय कर देता है, जिससे वो प्रोटीन नहीं बना पाता, अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप परजीवी जीवित नहीं रह पाता है। क्लियर? तो ये जो पॉइंट है इनको भी आप लिख लीजिएगा, ये वही पॉइंट जो भी हमने समझे। अच्छा, यहां पर आपके एनसीईआरटी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन लिखिए, डबल स्टैंड आरएनए का क्या स्रोत हो सकता है? मैंने एक बात आपको समझाई थी, आरएनए इंटरफेरेंस सभी यूकैरियोट्स में सुरक्षा का एक भाग है, डिफेंस का एक तरीका है। अब पहली बात यह आती है कि हमारे अंदर डबल स्टैंड आरएनए कब आता होगा? जब डबल स्टैंड आरएनए आएगा तब भी आरएनए इंटरफेरेंस चालू होती है। तो हमारे अंदर डबल स्टैंड आरएनए कब कब आ सकता है, उसका स्रोत क्या होगा? अभी तो हमने क्या किया, निमेटोड की आर्टिफिशियल जीन बनाई थी, प्लांट में डाल दी, ये तो आर्टिफिशियल तरीका है। नेचुरली हमारे अंदर डबल स्टैंड आरएनए कब आ सकता है, अपने अंदर कब आ सकता है? हमारा आरएनए आप सभी जानते हैं सिंगल स्टैंड होता है। हमारे अंदर डबल स्टैंड आरएनए के सोर्स दो हो सकते हैं। हमारे नहीं करें, जितने भी यूकैरियोट से दो सोर्स हो सकते हैं। पहला, संक्रमण करने वाले वायरस में पाया जाने वाला आरएनए जीनोम, मतलब जो भी वायरस अपने अंदर अटैक करता है उसमें आरएनए जीनोम होना चाहिए, और अच्छे से लिखूं तो डबल स्टैंड आरएनए जीनोम होना चाहिए। और एक और तरीका होता है ट्रांसपोसोन्स के द्वारा। पहले इन बात को समझते हैं। यह वायरस है, इस वायरस के अंदर डबल स्टैंड आरएनए है। कैसा होता है? यस, वायरस में डबल स्टैंड आरएनए होता है। अब वायरस ने मान लीजिए होस्ट पे अटैक किया, मानव पे अटैक किया। जैसे मानव एक तरह से होस्ट सेल होगी, अटैक किया, यह डबल स्टैंड आरएनए यहां पे पहुंचा दिया गया। तो मुझे बताओ, होस्ट के अंदर इस डबल आरएनए का स्रोत क्या हुआ? वायरस का अटैक। अरे यही तो हुआ है, वायरस ने अपने ऊपर अटैक किया तो अपने अंदर डबल स्टैंड आरएनए आ जाएगा, और जैसे डबल स्टैंड आरएनए आएगा डाइसर इसको काटेगा। हमारे अंदर भी डाइसर होता है, डाइसर इसको काटेगा, छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे, तो मुझे वही आरएनए इंटरफेरेंस चालू हो जाएगी, ऐसा ही आरएनए बन जाएंगे। तो मुझे एक बात यहां पर बताइए, डबल स्टैंड आरएनए का सोर्स यहां क्या है? यहां पर डबल स्टैंड आरएनए का सोर्स क्या है? वायरस का अटैक, यानी विषाणुओं के द्वारा भी डबल स्टैंड आरएनए आ सकता है। और डबल स्टैंड आरएनए बनने का एक और रीजन होता है ट्रांसपोसोन्स, जो कि आरएनए मध्यवर्ती के द्वारा प्रतिकृति दर्शाते हैं। ट्रांसपोसोन्स, ट्रांसपोसोन जंपिंग जीन, जो अपनी पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह जंप करती है, कॉपी बनाती है। ऐसा समझिएगा, मान लीजिए इस जीन में ये प्रमोटर है, ये टर्मिनेटर है। इनमें से मान लीजिए इसने, ये जो जंपिंग जीन थी एक तरह की, अपनी नई कॉपी बनाना चाहती है, ये तो रखना ही चाहती है, एक्स्ट्रा कॉपी और ट्रांसफर करना चाहती है। तो कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा नहीं, ये चांस है, कभी कभी ऐसा होता है कि इस जीन से यहां आरएनए बना, फिर आरएनए से सेल ने सीडीएनए बनाया, और ये सीडीएनए जाकर जब दूसरी जगह जाकर जुड़ा तो ऐसा हो सकता है, मैं फिर कह रहा हूं, हमेशा होगा कोई जरूरी नहीं, ऐसा हो सकता है, चांस है कि कई बार ये ऐसे जुड़े कि इधर टर्मिनेटर लग जाए, इधर प्रमोटर लग जाए, चेंज हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो जंपिंग जीन जब अपनी नई कॉपी बनाता है
तो नई कॉपी बनाते टाइम मध्यवर्ती क्या था? आरएनए। आरएनए मध्यवर्ती के द्वारा अपनी नई कॉपी बनाता है। इस टाइम यह हो सकता है कि सपोज करो यहां पर फिर से इसने नया आरएनए बनाया और इधर से इसने नया आरएनए बनाया। अच्छा, यहां आरएनए अब ये वाला बनाएगा क्योंकि प्रमोटर टर्मिनेटर चेंज हो गए, और ये जो दोनों आरएनए बने हैं, ये दोनों आरएनए अब आपस में जुड़ गए, और आपस में जुड़ गए तो डबल स्ट्रैंड आरएनए बन गया। फिर इसको डाइसर काटेगा और इससे इसके छोटे छोटे यहां पर टुकड़े बन जाएंगे जिनको हम siRNA कहते हैं। तो बताइए डबल स्ट्रैंड आरएनए का दूसरा सोर्स क्या हुआ? हां, ऐसा भी हो सकता है जंपिंग जीन जब अपनी नई कॉपी बनाती है तो कॉपी बनाते टाइम अगर आरएनए मध्यवर्ती है तो ऐसा हो सकता है चांस है कि ये यहां पर रिवर्स ऑर्डर में जुड़ जाए, इससे ये आरएनए बनाने लग जाए तो दोनों आरएनए जुड़कर डबल स्ट्रैंड आरएनए बन सकता है। ये मैकेनिज्म कभी पूछी नहीं गई है और ना ही ये प्रॉपर क्लियर भी है, अंडरस्टूड प्रॉपर नहीं है ये, बस आप इसको समझ सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, चांस है। मुझे बताओ डबल स्ट्रैंड आरएनए के आपके एनसीईआरटी में लिखे दो स्रोत हैं, हमारे अंदर डबल स्ट्रैंड आरएनए कब कब आ सकता है? तो पहला चांस वायरस का अटैक हो जाए, और दूसरा चांस जंपिंग जीन जब ऐसे मूव करती है तब भी ऐसा हो सकता है। यह आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप तो बस इन दो पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। अच्छा, ट्रांसपोसोन जब रेप्लिकेट करते हैं मध्यवर्ती क्या होता है? एज ए आरएनए मध्यवर्ती का वहां पर काम करे। क्लियर? तो निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट में इतनी सारी बातें मैंने आपको समझाई। इतना सारा समझाने के बाद एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है। क्वेश्चन आता है आरएनए इंटरफेरेंस से किसको हटाया गया? तो क्या आंसर दोगे? निमेटोड। तो निमेटोड को हटाने के लिए आरएनए इंटरफेरेंस तकनीक काम में ली गई। इतना सारा पढ़ाने के बाद क्वेश्चन यही आता है। वो जो मैंने आपको डायग्राम बनाया था ना, डाइसर रिस्क बनता है, वो कभी नहीं पूछे गए, कभी क्वेश्चन नहीं आया। क्वेश्चन आता है तो यही आता है, और नीट में भी यही पूछा गया था। हाँ, नीट में इस साल क्वेश्चन आया था, उसमें यही क्वेश्चन पूछा था निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए कौन सी टेक्निक? तो आरएनए इंटरफेरेंस। अब ये दो केस अच्छे से याद रखना, बीटी प्लांट इंसेक्ट स्पेसिफिक है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट है, बीटी वाले इंसेक्ट, और आरएनए इंटरफेरेंस निमेटोड। ये पॉइंट अच्छे से दिमाग में बिठा लो, क्वेश्चन भी इन्हीं में से बनता है और हर साल क्वेश्चन आता है इन पे से, तो आप इनको अच्छे से ध्यान रखें। एनसीईआरटी से भी आप इसको पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिए। ये सब डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, चाहे तो बस सिंपल आप ये दोनों पॉइंट नोट कर लो। हम बच्चों बायोटेक के एप्लीकेशन समझ रहे थे, एग्रीकल्चर फील्ड में हमने सारे एप्लीकेशन समझ लिए। अगला केस जो अब हम लेते हैं यह है मेडिकल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी के क्या उपयोग है। चिकित्सा के क्षेत्र में बायोटेक का योगदान बहुत ज़्यादा है। इससे हम बच्चों कई तरह की मेडिसिन बनाते हैं, इसी से हम डिजीज़ को डायग्नोस करते हैं, डिजीज़ का पता लगाते हैं। साथ ही साथ इसका एक बड़ा अच्छा फायदा ये भी होता है कि इससे हम जीन को थेरेपी कर सकते हैं, किसी रोग का उपचार भी कर सकते हैं। कैसे कैसे ये सब किया जाता है, इन्हीं एप्लीकेशंस को बच्चों हम यहाँ पर डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले बायोटेक का पहला एप्लीकेशन आता है और वो आएगा मेडिसिन के क्षेत्र में, मतलब मेडिसिन का निर्माण। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आज के टाइम पे बनाने लगे हैं जो कि आरडीएनए टेक्निक से डेवलप की जा रही है। अच्छा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक से जो मेडिसिन बनाई जाती है, ऐसी मेडिसिन को रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन कहा जाता है। मेडिसिन अगर हमने आरडीएनए टेक्निक से बनाई, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म में जीन डाल के फिर हमने मेडिसिन बनाई, तो ऐसी मेडिसिन को हम पुनर्योजी औषधि, पुनर्योजी औषधि इंग्लिश में कहूं रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन या चिकित्सीय औषधि इसको आप कह सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन या रिकॉम्बिनेंट चिकित्सा आप इसको कह सकते हो। रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन की खास बात ये होती है कि ये मेडिसिन ह्यूमन की जीन से ही बनती है, मतलब हमने ह्यूमन के जीन उठा के इस मेडिसिन को तैयार किया है, तो ये ह्यूमन का ही उत्पाद होता है। तो इस वजह से इसकी दक्षता बहुत होती है, साइड इफेक्ट बहुत कम से कम होते हैं। तो इन मेडिसिन की खास बात क्या होती है? रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन शुद्ध होती हैं, प्योर होती हैं, अधिक दक्ष होती है, और साथ ही साथ इसके दुष्प्रभाव भी बहुत कम होते हैं। दुष्प्रभाव कम है मतलब साइड इफेक्ट कम होते हैं। नॉर्मली जो हम मेडिसिन खाते हैं उनके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं, लेकिन रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन जो होती है इनकी खास बात ये होती है कि ये बच्चों कोई भी साइड इफेक्ट प्रॉब्लम नहीं करती, कोई साइड इफेक्ट इनके नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि ह्यूमन की जीन से तो बना है। क्लियर? अच्छा, रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन की बात करें तो वर्तमान में विश्व के अंदर 30 रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन का निर्माण कर चुके हैं और उनको मानव के उपयोग के लिए मान्यता मिल चुकी है। 30 रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन ऐसी है जिसे मानव के उपयोग के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन ये वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, विश्व की बात चल रही है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इन 30 में से इंडिया में केवल 12 ही मिलती है,
मतलब इंडिया के मार्केट में 12 का ही विपणन हो रहा है, मार्केटिंग हो रही है। मतलब आप इंडिया के मार्केट में लेने जाओगे तो आपको केवल 12 रिकमेंडेड मेडिसिन मिलेगी। क्लियर? अब ये मेडिसिन कौन कौन सी होती है, जरा हम उनके एग्जाम्पल भी तो देखें कि कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो आरडीएनए टेक्निक से बनाई गई है। उन मेडिसिन के आप नाम ध्यान रखें। आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन लिखा है, एनसीईआरटी में इस चैप्टर के एंड में क्वेश्चन दिया है कि 10 रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन या रिकॉम्बिनेंट उत्पादों के नाम बताइए। तो वही चीज मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं, कौन कौन सी रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन है वो समझा रहे हैं। पहले इसको नोट कर लीजिएगा। यहां पे बच्चों अगर हम रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन की बात करें, पुनर्योजी औषधि या उत्पाद के उदाहरण की बात करें, तो इसमें पुनर्योजी औषधि मतलब रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन, उनके क्या उपयोग है वो भी हम समझेंगे। यहां पर सबसे फेमस है मानव इंसुलिन। आरडीएनए टेक्निक से सबसे मेन किसको बनाया गया? इंसुलिन को बनाया गया। बात आती है इंसुलिन का उपयोग, आप सभी जानते हैं डायबिटीज को कंट्रोल करने में इसका यूज होता है। इसी तरह से वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन उस पेशेंट को दिया जाता है जिसकी हाइट छोटी रह जाती है। हाइट छोटी रह गई तो उसको अलग से वृद्धि हार्मोन देंगे ताकि हाइट बढ़ पाए। छोटी काया वाले लोगों के उपचार में इसका यूज किया जाता है। अच्छा, ये ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन भी आरडीएनए टेक्निक से ही बनाए गए। और भी बनाए गए कैल्सीटोनिन, इसका यूज बच्चों रिकेट्स के ट्रीटमेंट में किया जाता है। इसी तरह से स्कंदन कारक, क्लोटिंग फैक्टर जैसे 8, क्लोटिंग फैक्टर 9, ये सब हीमोफीलिया के निदान में काम आते हैं। हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, इनको रेगुलेट करने में काम में लिए जाते हैं। इसी तरह से अगला आता है इंटरफेरोन। इंटरफेरोन आप सभी जानते हैं वायरस को रोकने में काम में लेते हैं। साथ ही साथ आज के टाइम पर इंटरफेरोन का यूज कैंसर ट्रीटमेंट में भी हो रहा है। तो विषाणु संक्रमण, वायरस के संक्रमण को रोकने में होता है। कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर भी इंटरफेरोन का यूज किया जाता है। हां, कभी ऐसा क्वेश्चन आए, ऐसी कौन सी रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन है जो कैंसर के निदान में काम आती है? तो कैंसर के निदान के लिए किसका यूज किया जा सकता है? इंटरफेरोन का यूज करते हैं। इसी तरह से आता है इंटरल्यूकिन, और इंटरल्यूकिन का यूज होता है प्रतिरोधक तंत्र को बढ़ाना, इम्यून सिस्टम को बढ़ाना। मतलब इम्यून सिस्टम को प्रमोट करने के लिए यह बच्चों इंटरल्यूकिन का यूज किया जाता है। यह मैंने रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन बताई है, आप इनके नाम नोट भी कर लीजिएगा। इंसुलिन है, ग्रोथ हार्मोन है, कैल्सीटोनिन है, स्कंदन कारक, क्लोटिंग फैक्टर से, इंटरफेरोन है, इंटरल्यूकिन है। ऐसे बच्चों यहां पर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आरडीएनए टेक्निक से बनाए जा चुके हैं। ये मेडिसिन बनाई जा चुकी है, इंडिया के मार्केट में मिलती भी है। अच्छा, ये तो फेमस है ही, और भी है, पहले इसको नोट कर लो। इसी में बच्चों अगला आता है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। इसका काम होता है रक्त स्कंदों मतलब ब्लड क्लोट्स का विघटन करना। मान लीजिए बच्चों ब्लड वेसल्स में कहीं थक्का बन गया तो उस थक्के को घोलने में टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर या इसका एक नाम और होता है स्ट्रेप्टोकाइनेस का यूज किया जाता है। इसी तरह से प्लेटलेट डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स, इनका यूज किया जाता है, घाव बढ़ने को प्रेरित करता है। मान लीजिए कहीं पे चोट लग गई, घाव को बढ़ना है तो उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। इसी तरह से वैक्सीन बनाई गई है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग आरडीएनए टेक्निक से वैक्सीन बनाई गई। ये वैक्सीन किसके लिए बनाई गई? हेपेटाइटिस बी के लिए बनाई गई है, इन्फ्लुएंजा के लिए बनाई गई है। तो इन रोगों के लिए वैक्सीन भी बनाई गई है और ये भी बायोटेक की हेल्प से आरडीएनए टेक्निक से बनाई गई। तो रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन कौन कौन सी बनाई जा चुकी है, इसके मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको बताया है। क्लियर? ये एग्जाम्पल आप ध्यान रखें। अब इतने सारे एग्जाम्पल है, इनको कैसे बनाया जाता होगा? अब हम सबके बारे में तो नहीं समझेंगे, अपनी एनसीईआरटी में केवल एक को समझा रखा है और वो है ह्यूमन इंसुलिन। मतलब इंसुलिन का निर्माण आरडीएनए टेक्निक से कैसे किया होगा वो बच्चों अब हम डिटेल में समझेंगे। तो हम किसको समझने जा रहे हैं? ह्यूमन इंसुलिन के बारे में समझेंगे कि इंसुलिन का निर्माण कैसे किया गया। पहले नोट कर लीजिए आप। इन सारी मेडिसिन में से हम सीखने वाले हैं और वो है इंसुलिन का निर्माण। अच्छा, पहले बात, इंसुलिन है क्या चीज? इंसुलिन आप सभी जानते हैं अमीनो अम्ल युक्त प्रोटीनियस हार्मोन। ये बच्चों प्रोटीनियस हार्मोन है, मतलब अमीनो एसिड से बना होता है। इसके अंदर अमाइनो एसिड की संख्या 51 होती है। ये जो मैं 51 आपको कह रहा हूं मैच्योर फॉर्म में होती है। अच्छा, इंसुलिन के उपयोग की बात करें, इसका प्रयोग कब किया जाता है? इंसुलिन का उपयोग होता है रक्त में ग्लूकोज स्तर को नियंत्रित करना, ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने के लिए इंसुलिन का उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग यही है। अच्छा, अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो डायबिटीज हो जाती है, तो यहां डायबिटीज मेलाइटस रोग उत्पन्न हो जाता है। अगर किसी पेशेंट में डायबिटीज है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है, बताइए ऐसे पेशेंट को कैसे ठीक किया जाए? हां, इसका एक ही तरीका होता है, ऐसे पेशेंट को इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाए। आपने देखा भी होगा
जिन पेशेंट को डायबिटीज होती है, डॉक्टर उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं। तो यहां पर इसका उपचार होता है सबक्यूटेनियस में इंसुलिन का इंजेक्शन लगा जाए, मतलब ऐसे सबक्यूटेनियस लेयर यहां पर इंसुलिन को इंजेक्ट कर दिया जाता है। यह इसके निदान का एक बहुत अच्छा तरीका होता है, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाए। अब सबसे बड़ी बात आती है कि ये जो इंसुलिन है, ये इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं, तो ये इंसुलिन लाया कहां से जाए? मतलब इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना है तो ठीक है, लेकिन इस इंसुलिन को लाए कहां से? ये मेडिसिन कहां से लाई जाए? पुराने जमाने के अंदर इस इंसुलिन को लाने के लिए गाय या सूअरों का यूज किया जाता था। पहले मधुमेह में प्रयुक्त इंसुलिन बलि होने वाले मवेशियों और पिग से, अग्नाशय से निकाला जाता था। मतलब गाय और सूअर को मारा जाता था, उनकी बॉडी से फिर इंसुलिन को बाहर निकाला जाता। अच्छा, ये इंसुलिन मतलब गाय और सूअर का इंसुलिन जब मानव में चढ़ाते थे तो इससे कुछ लोग तो ठीक हो जाते थे, लेकिन कई लोगों के अंदर यहां पर साइड इफेक्ट आ जाते, एलर्जी आ जाती है, क्योंकि ये मानव का उत्पाद नहीं है, गाय का उत्पाद मानव में चढ़ा रहे हैं, तो कहने की दिक्कत तो आती है। तो यहां पर क्या होता था, जंतुओं से प्राप्त इंसुलिन कुछ रोगियों में एलर्जी उत्पन्न करता है, इससे एलर्जी आ जाती है। तो फिर बात आती है इसे फिर कैसे बनाया जाए? तो आज के टाइम पर आजकल बच्चों इंसुलिन का निर्माण आरडीएनए तकनीक से किया जाने लगा है। और आरडीएनए तकनीक का फायदा क्या है? इसमें ह्यूमन की जीन उठा के इकोलाई में डालेंगे और उससे इंसुलिन प्राप्त करेंगे। मतलब ह्यूमन की जीन से इंसुलिन बनेगा, तो एक तरह से वो ह्यूमन का इंसुलिन ही होगा, और ह्यूमन का इंसुलिन होगा, ह्यूमन में ही चढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। तो आज के टाइम पर इंसुलिन कैसे बनाया जाता है? आरडीएनए टेक्निक से। पहले गाय या सुअर का यूज करते थे, लेकिन आज के टाइम पे आरडीएनए टेक्निक से इसको डेवलप किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है अब वो मैं आपको समझाऊंगा। पहले इतना नोट कर लीजिए, ये नोट किया। इंसुलिन का बच्चों हमें निर्माण करना है, इंसुलिन हमें बनाना है। इंसुलिन बनाना बाद में हम समझ पाएंगे, पहले हमें यह तो पता हो कि हमारे शरीर में इंसुलिन कैसे बनता होगा। मतलब अपने शरीर में, मानव के अंदर इंसुलिन कहां बनता होगा। अच्छा आप ही बताओ, मानव के अंदर इंसुलिन कहां बनता है? हर सेल में नहीं। मानव के अंदर इंसुलिन की जीन, बात को सुनना, इंसुलिन की जीन हर सेल में है, लेकिन उसका निर्माण तो केवल पेनक्रियास की बीटा सेल में ही होता है। अरे जीन स्किन में है, लेकिन मैंने आपको हमेशा सिखाया जीन होना सब कुछ नहीं है, एक्सप्रेशन होना चाहिए। और इंसुलिन की जीन केवल और केवल पेनक्रियास की बीटा सेल में ही एक्सप्रेस होती है। तो वहां पर इंसुलिन कैसे बनता है वो आपको समझा रहे हैं। मानव की बीटा सेल में इंसुलिन का निर्माण। अच्छा, बीटा सेल में इंसुलिन बनाने के लिए ये बच्चों यहां पर हमने जीन ली है इंसुलिन की, जो क्रोमोसोम नंबर 11 पे उपस्थित है। ऐसे समझो, ये क्रोमोसोम 11 है और इस पर यहां पर ये जीन लगी हुई है, और ये जीन किसकी है बच्चों? इंसुलिन की। तो याद रखना, इंसुलिन की जीन गुणसूत्र संख्या 11 पे होती है। अच्छा, अब ये जो जीन है इसका जब अनुलेखन होगा, इंग्लिश में कहूं ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो इससे एमआरएनए बनेगा। अच्छा, पहले बच्चों यहां एचएनआरएनए बनता है। एचएनआरएनए याद आया? जिसमें एक्सोन इंट्रोन दोनों होता है। फिर उसमें से इंट्रोन को हटा देते हैं, एमआरएनए बचता है, वही स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया कर देते हैं। मैंने डायरेक्ट इसको बता दिया, एमआरएनए बना दिया। फिर बच्चों इस अनुलेखन के बाद अनुवादन होगा, मतलब ट्रांसलेशन होगा, और ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन बनेगा। और यहां पर ये जो प्रोटीन बना, ये जो यहां एग्जैक्टली प्रोटीन बना, ये प्रोटीन बच्चों कोई और नहीं, ये प्रोटीन कोई और नहीं, इंसुलिन ही बना है। लेकिन ऐसे इंसुलिन को कहा जाता है प्री प्रो इंसुलिन। इंसुलिन का नाम प्री प्रो इंसुलिन। तो एमआरएनए से स्टार्टिंग में जो इंसुलिन बनता है इसे प्री प्रो इंसुलिन कहते हैं। प्री प्रो इंसुलिन की खास बात यह होती है कि इसके अंदर बच्चों यहां पर ऐसे यहां पर अमाइनो एसिड्स होंगे, ऐसे अमाइनो एसिड होंगे। अब इन अमाइनो एसिड को यहां से गिनना चालू करें, 1 2 3 4 यहां तक पहुंचे तो टोटल 84 अमाइनो एसिड होते हैं। ध्यान से सुना सभी, कितने? 84। यहां से लेके यहां तक टोटल 84 अमाइनो एसिड है। मतलब इस प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड तो है, लेकिन 84 है। अब इन 84 अमाइनो एसिड को 3 भाग में डिवाइड किया। कैसे? स्टार्टिंग के 21 अमाइनो एसिड जो मैंने ब्लू कलर से बना दिए, अगले बच्चों यहां पर मैंने बना रखा है ग्रीन कलर वाले 33 अमाइनो एसिड, और लास्ट के 30 अमाइनो एसिड। बताओ कितने हो गए? यहां से लेके यहां तक काउंट करोगे वही 84 हो गए। अब ये जो 84 अमाइनो एसिड थे, इनमें से स्टार्टिंग के 21 अमाइनो एसिड को ए पेप्टाइड कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट 33 को सी पेप्टाइड कहते हैं, और लास्ट 30 को बी पेप्टाइड कहते हैं। कहने की बात इतनी सी है, जो प्री प्रो इंसुलिन था इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है।
स्टार्टिंग 21 को ए पेप्टाइड, अगले 33 को सी पेप्टाइड और लास्ट के बचे हुए 30 को बी पेप्टाइड नाम दे दिया गया। यानी इस प्री प्रो इंसुलिन में 30 टोटल यहां पर 84 अमाइनो एसिड थे। टोटल कितने? 84। अब बच्चों अनुवादन हो गया, मतलब ट्रांसलेशन हो गया। अब ट्रांसलेशन के बाद इसका रूपांतरण किया जाता है, और आप सभी जानते हैं ट्रांसलेशन के बाद अगर रूपांतरण हो तो उसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, हिंदी में कहें पश्च अनुवादन रूपादन। मतलब अनुवादन के बाद उसको रूपांतरित करना है, मॉडिफाइड करना है। अच्छा, इस मॉडिफिकेशन में किया क्या जाता है? ये ए पेप्टाइड था, सी पेप्टाइड था, बी पेप्टाइड था। अब इनको आपस में कुछ बॉन्ड से जोड़ते हैं, कुछ इस तरह से, ए पेप्टाइड, ये सी पेप्टाइड, ये बी पेप्टाइड। अब इनको आपस में यहां पर ऐसे डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ा जाता है। मतलब इधर सल्फर अमीनो एसिड था, सल्फर वाला अमीनो एसिड था, और इनको आपस में यहां पर इस बॉन्ड से जोड़ दिया। इस बॉन्ड का नाम डाइसल्फाइड बॉन्ड। अच्छा, दो सल्फर वाला है इसलिए डाइसल्फाइड बॉन्ड कह दिया। इसी तरह से इस ए और बी के बीच में एक डाइसल्फाइड बॉन्ड और होता है, और एक डाइसल्फाइड बॉन्ड इस ए के अंदर इटसेल्फ होता है। टोटल डाइसल्फाइड बॉन्ड की बात करें तो यहां 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गए। एक बार फिर सुनना, ये ए चेन, ये सी चेन, ये बी चेन, ए और बी आपस में जुड़ गई किस बॉन्ड से? डाइसल्फाइड बॉन्ड से। क्लियर? टोटल अगर हम डाइसल्फाइड बॉन्ड को गिने, यहां 3 है, ए और बी के बीच में 2, और एक इस ए के अंदर इटसेल्फ भी होता है। यह इंसुलिन कहलाता था प्री प्रो, लेकिन अब इस इंसुलिन को कहा जाता है प्रो इंसुलिन। मतलब ये ऐसे फोल्ड हो गया तो प्रो इंसुलिन कहलाता है। अब बच्चों क्या जाता है, यहां से ये जो सी पेप्टाइड ग्रीन कलर का दिख रहा है इसको हटा देते हैं। तो अगली स्टेप आती है सी पेप्टाइड को हटाना। अच्छा, सी पेप्टाइड को जब हटा दिया जाएगा तो ए और बी बचेगा, और यहां पर केवल अब ये ए और बी बचा। ऐसे इंसुलिन को मैच्योर या परिपक्व इंसुलिन कहेंगे। यह मैच्योर या परिपक्व इंसुलिन बनता है जिसके अंदर ए चेन होती है, बी चेन होती है, और 3 यहां पर डाइसल्फाइड बॉन्ड उपस्थित होते हैं। तो ए चेन है, बी चेन है, 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड उपस्थित है, तो ऐसे इंसुलिन को हम मैच्योर या परिपक्व इंसुलिन कह सकते हैं। क्लियर? यहां पे जाके फाइनली परिपक्व इंसुलिन बनता है। अब मेरा क्वेश्चन, ढंग से आंसर देना सभी। परिपक्व इंसुलिन में कौन सा पेप्टाइड नहीं होता? यस, कौन सा नहीं होता? सी नहीं होता। ए है, बी है, सी नहीं है। अब मुझे भी बताओ, ए में तो होते 21 और बी के अंदर होते 30, तो टोटल काउंट करोगे तो 51 अमाइनो एसिड हो जाएंगे। अरे 51 जो हम कहते हैं ना, ये मैच्योर इंसुलिन की बात करते हैं। स्टार्टिंग में थे 84 अमाइनो एसिड, लेकिन 33 को यहां से क्या कर दिया? माइनस कर दिया, इसीलिए यहां पर 51 ही बचते। क्लियर? एक बात तो मुझे यहां पर आप सभी बताना, ये जो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन है, ये मॉडिफिकेशन सेल में कहां होता होगा? सेल के अंदर तो हो रहा है, बीटा सेल में, लेकिन सेल में तो कई चीजें हैं, ईआर, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, कई सारी चीजें। पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन कहां हो रहा होगा? तो ये मॉडिफिकेशन मैंने आपको पहले लिखवाया भी है, ईआर में स्टार्ट होता है और गोल्जी बॉडी में कंप्लीट होता है। मतलब ये रूपांतरण ईआर में स्टार्ट होंगे और गोल्जी बॉडी में जाके कंप्लीट होंगे। कहने की बात यह है, डाइसल्फाइड बॉन्ड का बनना ईआर में हो जाता है और सी पेप्टाइड को हटाना यह गोल्जी बॉडी में होता है। तो ईआर गोल्जी बॉडी मिलकर ये आगे इसको परिपक्व फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। प्री प्रो से पहले बना प्रो, और फिर प्रो से बनता है मैच्योर, और ये मैच्योर इंसुलिन बनाने में कौन से कोशिकांग काम आते हैं? ईआर और गोल्जी बॉडी काम में आते हैं। ये जो बातें मैंने आपको समझाई है, ये सब अपनी सेल में हो रहा है, मानव की कोशिका में। मानव की बीटा कोशिका में कैसे इंसुलिन बनता है वो प्रोसेस मैंने आपको सारी समझा दी। समझ में आया सबको अच्छे से? अब बच्चों, हमें इस इंसुलिन को जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाना है, और अच्छे से कहूं ई कोलाई के अंदर बनाना है। अब ई कोलाई के अंदर जब हम यहां बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, समझाने के लिए ये मैंने यहां पर ऐसे ई कोलाई की सेल को बना लिया। ये सेल यहां पर किसकी है बच्चों? ई कोलाई की सेल है, ई कोलाई की सेल। अब इस ई कोलाई की सेल को उठा के, सेल में मानव की जीन को उठा के अगर डायरेक्ट एड करें तो एक प्रॉब्लम यहां पर आप सभी जानते हैं, स्प्लाइसिंग की आ जाती है। हमने कई बार समझा भी है कि हम ह्यूमन की जीन डायरेक्ट उठा के ई कोलाई में डालेंगे, स्प्लाइसिंग की दिक्कत आ गई। बताइए, स्प्लाइसिंग से बचना है, क्या करें? यस, स्प्लाइसिंग से बचना हो तो सबसे बढ़िया तरीका है सीडीएनए बनाया जाए। यानी किया क्या जाएगा, इस एमआरएनए से यहां पर तैयार किया जाएगा ऐसे सीडीएनए, और ये जो सीडीएनए बनेगा इसको उठा के ई कोलाई में डालेंगे।
यानी ई कोलाई के अंदर यहां पे प्रवेश करा दिया जाएगा cDNA। अच्छा, cDNA में केवल और केवल एक्सोन होते हैं। अब यहां जो आरएनए बनेगा ये आरएनए एग्जैक्टली mRNA ही बनेगा। स्प्लाइसिंग का चक्कर ही नहीं, क्योंकि हमने cDNA की फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, ये mRNA यहां पर अब क्या कराता है, प्रोटीन बनाएगा। अच्छा, जब यहां प्रोटीन बनेंगे तो स्टार्टिंग के इस प्रोटीन का नाम होता है प्री प्रो इंसुलिन। बताओ इसका नाम क्या था, प्री प्रो इंसुलिन, यही तो बनेगा। तो mRNA से पहले यहां प्री प्रो इंसुलिन बनेगा। अब बताइए, इस प्री प्रो इंसुलिन को यहां पर मॉडिफाइड करेंगे और फाइनली यहां पर मैच्योर इंसुलिन का निर्माण करना होगा, यही होगा। फाइनली क्या बनेगा, मैच्योर इंसुलिन। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम है, यहां बच्चों इस मैच्योर इंसुलिन का निर्माण नहीं हो पाता। अब इसका रीजन आप मुझे बताओ, ऐसा क्यों? प्री प्रो इंसुलिन यहां तक तो बन जाता है, लेकिन ये मैच्योर फॉर्म में परिवर्तित नहीं हो पाता। इसका रीजन आप मुझे सिखाओ, ऐसा क्यों होता है? हां, ये मैच्योर फॉर्म में इसलिए परिवर्तित नहीं हो पाता क्योंकि इसको मैच्योर करने के लिए यहां आवश्यकता होती है ईआर की और गोल्जी बॉडी की। ईआर गोल्जी बॉडी इसको परिवर्तित कराते थे। और आप सभी जानते हैं ई कोलाई प्रोकैरियोट है, और प्रोकैरियोट में ईआर गोल्जी बॉडी नहीं होते, मेम्ब्रेन बाउंड कोशिकांग नहीं होते। और जब ये कोशिकांग नहीं है तो ये मैच्योर फॉर्म में परिवर्तित हो ही नहीं सकता। इंसुलिन बनाते टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इसको मैच्योर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। अरे बात समझ में? इंसुलिन बनाते टाइम वैसे दो प्रॉब्लम आती है। पहली प्रॉब्लम तो स्प्लाइसिंग की आती है, लेकिन स्प्लाइसिंग की प्रॉब्लम तो सोल्व हो जाती है cDNA बना के। cDNA बना के स्प्लाइसिंग की प्रॉब्लम तो सोल्व हो जाती है। सबसे बड़ा चैलेंज आता है इसको मैच्योर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें और इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाए। इसी के लिए बच्चों हम आगे जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस बात को और अच्छे से क्लियर करेंगे। जो बात अभी तक मैंने आपको समझाई, इतना क्लियर हुआ? यह क्वेश्चन बड़े फेमस है। मैच्योर इंसुलिन में कौन सा पेप्टाइड नहीं होता? सी नहीं होता, केवल और केवल ए और बी होते हैं। कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं? डाइसल्फाइड। कितने डाइसल्फाइड है? 1 2 3। बात समझ में? ई कोलाई में जब हम मानव की जीन डालते हैं cDNA बना के, प्री प्रो इंसुलिन तो बन जाता है, लेकिन मैच्योर में परिवर्तित क्यों नहीं हो पाता? हां, क्योंकि यह काम ईआर गोल्जी बॉडी करती है, और ई कोलाई में ना ईआर है ना गोल्जी बॉडी है, तो मैच्योर फॉर्म में परिवर्तित नहीं हो पाता। अब यह प्रॉब्लम कैसे सोल्व की जाए वो सीखेंगे। आप पहले इसको नोट कर लीजिएगा। किया नोट? ये भी नोट कर लो। ये बनाने की जरूरत नहीं तो सिखाने के लिए था, आप तो बस ये नोट कर लीजिएगा। क्या इतना नोट? अच्छा, इसी में बच्चों अब हम समझेंगे मानव के बाद आरडीएनए तकनीक द्वारा इंसुलिन का निर्माण, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक से हम इंसुलिन बनाते। कैसे बनाते समझिएगा। सबसे पहले आरडीएनए टेक्निक से जब इंसुलिन बनाया गया था, इसको बनाने का काम एक अमेरिकन कंपनी ने किया था, इलाई लिली। उस कंपनी का नाम था इलाई लिली। उस कंपनी ने आरडीएनए टेक्निक से पहली बार इंसुलिन बनाया था। उस कंपनी ने क्या किया था वही मैं आपको समझाता हूं। इस कंपनी ने ए पेप्टाइड की कृत्रिम जीन का निर्माण किया। मतलब जो ए पार्ट था, ए सी बी 3 पार्ट थे, ए पार्ट की जीन को आर्टिफिशियली बनाया। और मैंने आपसे कहा है सबसे बढ़िया तरीका है कि जीन को आर्टिफिशियली बना लिया जाए। तो इन्होंने ए पेप्टाइड की कृत्रिम जीन बनाई। अच्छा, इसको साथ साथ उन्होंने बी पेप्टाइड की भी कृत्रिम जीन बनाई। मतलब एक ए की जीन बना ली, बी की जीन बना ली। अब इसको उठा के उन्होंने क्या किया, ई कोलाई में स्थानांतरित किया। वही प्लाज्मिड की हेल्प से ई कोलाई में डाल दिया। जब यह जीन ई कोलाई में डाली गई तो इस जीन से यहां बन गया ए पेप्टाइड, और फिर इस ए पेप्टाइड को यहां से पृथक किया गया। मतलब उस कंपनी ने क्या किया था, इलाई लिली कंपनी ने ए पेप्टाइड की कृत्रिम जीन बनाई, ई कोलाई में डाला, इस ई कोलाई से ए पेप्टाइड को बाहर निकाला। अब बच्चों ये जो बी पेप्टाइड की जीन थी, इसको दूसरे ई कोलाई में ट्रांसफर किया। इसमें नहीं, इसको ई कोलाई में तो ट्रांसफर किया, लेकिन किसी अलग दूसरे ई कोलाई। अरे ई कोलाई की तो कई कोशिका हो सकती है। दूसरे ई कोलाई में जब डाला गया तो यहां पर जब इस जीन को उठा के डाला तो यहां बी पेप्टाइड का निर्माण हुआ। इस ई कोलाई में ए, इसमें बी, और यहां से इस बी पेप्टाइड को बाहर निकाल लिया। मतलब इससे ए को पृथक कर लिया, इस ई कोलाई से बी को पृथक कर लिया। अब हमें इस ए और बी को आपस में जोड़ना है। कौन सा बॉन्ड? सभी जानते हो, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो अब यहां पर इनको डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जोड़ा गया, और यह जोड़ने का काम आर्टिफिशियली किया गया। और आर्टिफिशियली ए और बी को आपस में जोड़कर परिपक्व इंसुलिन का निर्माण किया, और इसी इंसुलिन को नाम दिया गया ह्यूम्युलिन। यह नाम ध्यान रखना, इस इंसुलिन का नाम क्या था? ह्यूम्युलिन। तो इलाई लिली कंपनी ने परिपक्व इंसुलिन बनाया, ह्यूम्युलिन बनाया।
अच्छा एक बात मुझे बताओ, यहां उन्होंने कृत्रिम ए जीन बनाई, कृत्रिम बी जीन बनाई, सी की जीन बनाना तो भूल गए। यस, सी को तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। बताओ क्यों नहीं है? हां, सी को बनाने की इसलिए जरूरत नहीं होती है क्योंकि सी वाला पार्ट तो अल्टीमेटली हटाना ही है। तो इन्होंने क्या समझदारी दिखाई, ए जीन बनाई, ई कोलाई में डाला, ए पेप्टाइड को बाहर निकाला, बी जीन को बनाया, दूसरे ई कोलाई में डाला, बी पेप्टाइड को बाहर निकाला, और दोनों को आपस में आर्टिफिशियली डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया, और इसी तरह से ये डायरेक्ट परिपक्व इंसुलिन बनाया गया। क्लियर? तो परिपक्व इंसुलिन उन्होंने इस तरह से बनाया था, और इसका नाम क्या दिया? ह्यूम्युलिन दी। अच्छा, ये जो इंसुलिन बना है, अब इस इंसुलिन को उठा के पेशेंट को ओरली, मतलब डायरेक्टली मुंह से उसको खिला दिया जाए? हां, इसको बच्चों ओरली नहीं देंगे, क्योंकि ये इंसुलिन आप लोग सभी जानते हैं प्रोटीनियस है, अमाइनो एसिड से बना है। तो जैसे ही इंसुलिन को खाएंगे प्रोटीन तो डाइजेस्ट हो जाएगा, और प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया तो ये काम ही नहीं करेगा। इसलिए इंसुलिन को क्या किया जाता है, हमेशा सबक्यूटेनियस दिया जाता है, मतलब इसको डायरेक्टली नहीं लिया जाता, इंजेक्शन के थ्रू सबक्यूटेनियस दिया जाता है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे फिर ब्लड वेसल में चलता जाएगा और फिर ये ब्लड ग्लूकोज लेवल का नियंत्रण करेगा। तो जो बात यहां पर आपको समझाई, क्लियर हुई अच्छे से? इंसुलिन को कभी भी ओरली या मुख द्वारा नहीं दिया जाता। क्यों? हां, इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि ये प्रोटीनियस से डाइजेस्ट हो जाता है। ऐसा एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में पूछा है, उसका आंसर मैंने आपको बता दिया। आप लोग बच्चों इसको नोट कर लीजिए। हां, डायग्राम बना लो, ये पूरा बना लो। अब जो बातें हमने समझी है इसको यहां पर नोट भी कर लेते। आरडीएनए तकनीक द्वारा इंसुलिन निर्माण की मुख्य चुनौती, या कह सकता हूं मेन प्रॉब्लम क्या था? इंसुलिन का परिपक्व रूप में संगठित होना, मतलब मैच्योर फॉर्म में संगठित होना, यह सबसे बड़ी चुनौती थी। 1983 में इलाई लिली, एक अमेरिकन कंपनी द्वारा पहले रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन का निर्माण किया, और उन्होंने नाम क्या दिया था? ह्यूम्युलिन नाम दिया था। इलाई लिली ने मानव इंसुलिन की ए और बी चेन से संबंधित दो अलग अलग जीन्स का निर्माण किया। ए चेन की जीन अलग बनाई, बी चेन की जीन अलग बनाई। इंसुलिन उत्पन्न करने के लिए ई कोलाई के प्लाज्मिड में प्रवेश कराया, और अलग अलग प्लाज्मिड प्रवेश कराया। फिर क्या किया? ए और बी चेन को पृथक किया गया, अलग अलग किया गया, और निष्कर्षण करने के बाद डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़कर मानव कृत्रिम इंसुलिन का बनाया गया। अच्छा, ये इंसुलिन उठा के पेशेंट में डाला जाए, एलर्जी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये मानव की जीन से ही तैयार है, और मानव की जीन से तैयार होता है, मानव का ही उत्पाद है। ठीक है, हम ई कोलाई में बना रहे हैं, लेकिन जीन मानव की है, तो एक तरह से वो मानव का उत्पाद ही बना है, और मानव का उत्पाद उठा के मानव में ट्रांसफर करेंगे, एलर्जी साइड इफेक्ट नहीं आते हैं। क्लियर? जो बातें यहां पर समझाई इसको भी नोट कर लीजिएगा। इंसुलिन में जितना कुछ समझाया सारी बातें वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ढंग से बताना सभी। इंसुलिन की जीन कौन से क्रोमोसोम पर है? 11 पे जीन होती है। अच्छा, पहले इंसुलिन बनता वो प्री प्रो, फिर प्रो, और फिर मैच्योर। मैच्योर में कौन नहीं होता? सी। ए और बी कौन से बॉन्ड से जुड़ी है? डाइसल्फाइड। ए और बी की आर्टिफिशियल जीन बनाई गई, उसको अलग अलग ई कोलाई में डाला, बाहर निकाला, और डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ा गया। यह सारा काम अमेरिकन कंपनी ने किया था, जिसका नाम था इलाई लिली। यह बात नोट कर लीजिए। मेडिकल फील्ड में बायोटेक का नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है जीन थेरेपी, जीन चिकित्सा। जीन थेरेपी में किया क्या जाता है? जो भी रोगी व्यक्ति होता है, उसके अंदर जो डिफेक्टिव जीन है, या कहें जो खराब जीन है, उस खराब जीन को हटा के उसकी जगह नई जीन को प्रवेश करा दिया जाता है। मतलब खराब जीन को बाहर निकालें और अच्छी वाली जीन को प्रवेश कराना, और अच्छी जीन प्रवेश करा के उपचार करना, यही बच्चों कहलाता है जीन थेरेपी। मतलब जीन डाल के ही उपचार करेंगे, जीन थेरेपी कहलाता है। जीन थेरेपी का उपयोग तब किया जाता है जब कुछ आनुवांशिक रोग हो। यह आनुवांशिक रोग हो सकते हैं जैसे स्किड, हीमोफीलिया, इनके उपचार के लिए जीन थेरेपी की जाती है। जीन थेरेपी में क्या होगा? रोग के उपचार के लिए जीन को मानव की कोशिकाओं या उत्कों में प्रविष्ट करा दिया जाता है, मानव की सेल में पहुंचा देंगे। और पहुंचाने का तरीका आप जानते हैं, हम लोग कोई वेक्टर लेंगे, जैसे रिट्रोवायरस यूज कर सकते हैं, उनकी मदद से पहुंचाते हैं। बात आती है जीन थेरेपी पहली बार कब की गई थी? फर्स्ट सक्सेसफुल जीन थेरेपी की गई थी 1990 में, और 1990 में की गई थी 4 वर्षीय बालिका के संदर्भ में। इस 4 साल की लड़की में प्रॉब्लम यह थी कि इसमें एक एंजाइम की कमी थी, एडिनोसिन डीएमाइनेज। एडिनोसिन डीएमाइनेज, जिसको शॉर्ट में एडीए लिखा जाता है, अदाल आप कह सकते हो। इस एडीए एंजाइम की उसके अंदर कमी थी। अच्छा, इस एंजाइम की कमी से होता यह है कि इसका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो गया था।
और इम्यून सिस्टम कमजोर होगा तो इसी से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जिसको हम कहते हैं स्किड। तो यहां पर हुआ क्या था, इस लड़की के अंदर एडीए एंजाइम की कमी थी और इस कमी को पूरा करने के लिए पहली बार जीन थेरेपी की गई थी। क्लियर? बात आती है कमी क्यों हो जाती है। अच्छा, ये एंजाइम जो होता है इम्यून सिस्टम का, प्रतिरक्षा तंत्र का एक महत्वपूर्ण एंजाइम होता है और इसकी कमी इसलिए हो जाती है क्योंकि एडिनोसिन डीएमाइनेस को बनाने वाली जीन में विलोपन हो जाता है, डिलीशन हो जाता है, या और अच्छे से कहूं म्यूटेशन हो जाता है। मतलब जीन में डिलीशन हो गया और डिलीशन हो गया तो ये एंजाइम नहीं बनेगा, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएगा और उसी से सारी प्रॉब्लम चालू हो जाती है। क्लियर? इतना समझाने के बाद एग्जाम में बहुत सिंपल क्वेश्चन जो कई बार पूछा जा चुका है, पहली बार जीन थेरेपी कब की गई थी? ईयर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1990 में की गई थी। किस एंजाइम के संदर्भ में की गई थी? तो यह भी याद रखना, एडिनोसिन डीएमाइनेस। ये एंजाइम कहां यूज होता है? तो ये इम्यून सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट एंजाइम माना जाता है। जो बात यहां अभी समझाई इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहां पर हुआ क्या था, जो बच्चों एडीए की जीन होती है, एडीए का जीन, ये जीन यहां पर सबसे पहले एमआरएनए बनाती है। एमआरएनए से यहां बनता है एडीए एंजाइम और यही एंजाइम यहां पर टी लिम्फोसाइट को एक्टिव करने में, या और अच्छे से कहें टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करने में, परिपक्व करने में काम आता है। अच्छा, टी लिम्फोसाइट जब परिपक्व हो जाएगी तो इसी की वजह से प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है। मतलब इस जीन से एडीए एंजाइम बनता है, यह एंजाइम टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करता है और उसी की वजह से इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है। अब सोचो, अगर इस जीन में उत्परिवर्तन हो जाए, म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा? प्रॉपर एमआरएनए नहीं बनेगा। एमआरएनए नहीं बनेगा तो एंजाइम नहीं बनेगा। एडीए एंजाइम की क्या हो गई? कमी। अरे एंजाइम नहीं बन रहा तो कमी हो गई है, और यह कम रहेगा तो टी लिम्फोसाइट प्रॉपर परिपक्व नहीं होंगे, और टी लिम्फोसाइट परिपक्व नहीं होंगे तो इम्यून सिस्टम मजबूत के बजाय यहां हो जाएगा इम्यून सिस्टम कमजोर। इम्यून सिस्टम कैसा हो गया बच्चों? कमजोर। और इम्यून सिस्टम कमजोर होने की वजह से ही एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी जिसका नाम बन जाएगा स्किड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। तो इसकी वजह से स्किड प्रॉब्लम आती है। तो ये स्किड एग्जैक्टली आ क्यों रहा है? एडीए की जीन में म्यूटेशन हो गया और म्यूटेशन से ये एंजाइम नहीं बन पाया। अब बच्चों, आप एक डॉक्टर है और आपको इस वाली प्रॉब्लम को सोल्व आउट करना है, मतलब स्किड की प्रॉब्लम को सोल्व करना है, तो आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं? स्किड की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक से ज्यादा ऑप्शन है, मतलब हम एक से ज्यादा ऑप्शन को लेकर यहां पर चल सकते हैं। पहला तरीका तो यह होता है कि इसके अंदर इस एंजाइम की कमी है, तो क्यों ना इंजेक्शन के द्वारा इस एंजाइम को ही ट्रांसफर कर दे। तो पहला तरीका यह होता है। इसके उपचार का फर्स्ट तरीका क्या है? एडीए का इंजेक्शन लगाया जाए। और क्या क्या तरीके वो समझाते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। अगर बच्चों यहां पर एडीए अभाव का उपचार हो सकता है तो कैसे कैसे हो सकता है? पहला, एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा द्वारा, मतलब एंजाइम रिप्लेस कर दिया जाए। एंजाइम रिप्लेस करने के लिए क्या करेंगे? इसमें रोगी को इंजेक्शन द्वारा क्रियात्मक एडीए दिया जाएगा, मतलब जो भी फंक्शनल, जो भी वर्किंग एडीए एंजाइम था उसको इंजेक्शन के थ्रू पेशेंट में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब हम उसको इंजेक्शन लगाते हैं तो बाहर से जब एडीए देता है तो ये इतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता। काम तो करता है लेकिन इतना इफेक्टिव काम नहीं करता। यहां सक्सेस रेट बहुत कम होती है। इसीलिए फिर हम इसके सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। मतलब इसमें बोन मैरो को ही रिप्लेस कर दिया जाए। अच्छा, बोन मैरो को रिप्लेस कैसे किया जाए? बोन मैरो को रिप्लेस करने के लिए सबसे पहले यहां पर बोन मैरो का कोई डोनर होना चाहिए। मतलब एक तरह से ऑर्गन का प्रतिस्थापन करना है तो पहले कोई ना कोई डोनर तो होना चाहिए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बोन मैरो को डोनेट करने वाला कोई नहीं मिलता, डोनर नहीं मिलता। और मान लीजिए डोनर मिल भी जाता है तो आप लोगों ने डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पर एमएचसी फैक्टर मैच किए जाते हैं। मतलब पहला तो डोनर मिलता नहीं, डोनर मिल जाए तो एमएचसी फैक्टर मैच करने होते हैं, और एमएचसी फैक्टर अगर मैच हो भी जाते हैं, पेशेंट में ट्रांसफर कर दे तो ट्रांसफर करने में बड़ी दिक्कत आती है। और मान लीजिए सक्सेसफुल ट्रांसफर हो भी जाए तब भी आपने पढ़ा होगा कि ऐसे व्यक्तियों का इम्यून सिस्टम डाउन करना पड़ता है। पहले इसका इम्यून सिस्टम डाउन है और इम्यून सिस्टम डाउन करना है, तो इस केस में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। इसमें प्रॉब्लम ज्यादा है और महंगा भी बहुत होता है। इसीलिए बच्चों हम इसके थर्ड उपचार की तरफ जाते हैं जिसको कहते हैं जीन थेरेपी। यानी इस स्किड की प्रॉब्लम को सोल्व करने के पास हमारे पास तीन ऑप्शन थे। पहला, एडीए का इंजेक्शन लगाएं। दूसरा, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करें।
हाँ, अगर बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाए तो यह भी एक अच्छा ऑप्शन था, लेकिन महंगा भी बहुत होता है, इसीलिए हम थर्ड उपचार पे जाते हैं। कौन सा? जीन थेरेपी। अब बात आती है जीन थेरेपी कैसे की जाती होगी, जीन थेरेपी कैसे करते हैं, इसके बारे में आपको समझाते हैं। जीन थेरेपी करने के लिए सबसे पहले, जीन थेरेपी करने के लिए जो भी पेशेंट है, इस पेशेंट में ये मान लीजिए टी लिम्फोसाइट है, तो इस टी लिम्फोसाइट को पेशेंट से बाहर निकालेंगे। लिम्फोसाइट को रोगी से पृथक किया जाता है। अच्छा, पृथक करने के बाद इसको कल्चर माध्यम पर ऐसे वृद्धि कराएंगे, मतलब इनको उठा के ऐसे कल्चर माध्यम पर वृद्धि कराएंगे। एक बात मुझे बताओ, इन सेल्स के अंदर एडीए की जो जीन है ये नॉर्मल है या म्यूटेंट है? हाँ, ये म्यूटेंट है। अरे नॉर्मल होती तो बाहर ही क्यों निकालते? मतलब इसके अंदर एडीए की जीन है तो सही, लेकिन वो म्यूटेंट है, काम नहीं करे, खराब जीन है। अब क्या करेंगे, यहां पे बच्चों एडीए की अच्छी वाली जीन, ये एडीए की अच्छी वाली जो जीन होगी, इसको रिट्रोवायरस वेक्टर की मदद से प्रवेश कराएंगे। और चाहे तो आप एडीए का सीडीएनए बना के भी प्रवेश करा सकते हो, सीडीए बना के भी यहां ट्रांसफर कर सकते हो। अच्छा, यहां एनिमल में जीन पहुंचाना है, कौन सा वेक्टर काम में लेंगे? रिट्रोवायरस। वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में तो एक बार यही क्वेश्चन आ गया था। लिम्फोसाइट में जीन प्रवेश कराने वाले वेक्टर का नाम, लिम्फोसाइट में जीन ट्रांसफर करना वेक्टर का नाम रिट्रोवायरस का यूज करते। अच्छा, हम टीआई प्लाज्मिड क्यों यूज नहीं करते? महंगा आता है? नहीं, अरे टीआई प्लाज्मिड तो प्लांट के लिए यूज होता है, हमें तो एनिमल में जीन पहुंचाना है, इसलिए रिट्रोवायरस यूज करेंगे। और इसी रिट्रोवायरस की मदद से यह जीन हम यहां ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, जब जीन ट्रांसफर करते हैं, क्या हर सेल में जीन चली जाती है? नहीं जाती, बहुत सारी सेल में जीन ही नहीं जाती। मान लीजिए इनमें से कुछ सेल में ये जीन चली गई, बाकी में नहीं गई, कुछ में जाएगी, कुछ में नहीं जाएगी। अच्छा, इनमें यहां पर जीन आ गई। अच्छा, जिसमें जीन आ गई, एक तरह से ये रिकॉम्बिनेंट पुनर्योजी बन गई। अच्छा, अब हमें इनका क्या करना पड़ेगा? चयन, मतलब इसको और इसको चयन करेंगे, इन दोनों को हटा देंगे। चयन करने के लिए वही सिलेक्टेबल मार्कर यूज करते हैं, याद है ना सिलेक्टेबल मार्कर? तो सिलेक्टेबल मार्कर की मदद से पुनर्योजी कोशिकाओं का चयन करेंगे, मतलब ये जो पुनर्योजी कोशिका है इनको चयन कर लेंगे, और ये कोशिका हो गई आनुवांशिक रूपांतरित कोशिका, क्योंकि इसमें नए जीन को ट्रांसफर कर दिया। अभी यहां पर एक बात ध्यान से देखो, इन कोशिकाओं की संख्या अभी बहुत कम है, तो पहले इन कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा, इनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। बात आती है संख्या कैसे बढ़ाई जाए, तो इनकी संख्या को बढ़ाना है तो यहां पीसीआर नहीं करेंगे, क्योंकि पीसीआर से डीएनए बढ़ता, सेल नहीं बढ़ती। तो इनकी संख्या बढ़ाने के लिए इसे हम कल्चर माध्यम में ही वृद्धि कराएंगे। तो यहां पर अगली स्टेप आती है पुनर्योजी कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, मतलब इसको हम यहां पर ऐसे ग्रो कराएंगे और इसको यहां पे बच्चों ऐसे वृद्धि कराते जाएंगे, इनकी संख्या यहां पे बढ़ाते जाएंगे, मतलब इन सेल्स को यहां पर टिश्यू कल्चर के ऊपर वृद्धि कराते जाएंगे। अच्छा, जब यहां पे वृद्धि हो गई, बहुत सारी सेल्स बन गई, अब क्या करेंगे, इनमें से कुछ सेल्स को उठाएंगे और इनको उठा के पेशेंट के अंदर प्रवेश करा देंगे। मतलब रोगी में कुछ कोशिकाएं इंजेक्ट करते हैं, यहां से सेल्स को उठा के रोगी में इंजेक्ट कर देंगे। अच्छा, रोगी के अंदर जो लिम्फोसाइट पहुंचेगी, अच्छी वाली पहुंचेगी, यहां जो लिम्फोसाइट आई, अच्छी वाली आ गई, और अच्छी वाली लिम्फोसाइट है, एडीए जीन काम कर रही है, तो इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा। मतलब पहले इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम थी, लेकिन अच्छी एडीए जीन आ गई, लिम्फोसाइट मैच्योर आ गई, तो अब इसका इम्यून सिस्टम बढ़िया हो जाएगा। तो मुझे बताइए, हमने यहां पर किया क्या? नई जीन का प्रवेश करा के रोगी का उपचार किया है। नई जीन को प्रवेश कराना, इसी को कहा जाता है जीन चिकित्सा या जीन थेरेपी। यही बच्चों जीन थेरेपी है। अच्छा, इस जीन थेरेपी में एक प्रॉब्लम क्या होती है, ये जो लिम्फोसाइट हम यहां ट्रांसफर करते हैं, ये लिम्फोसाइट कोई अमर सेल तो है नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए अमर होती है, थोड़े टाइम बाद ये सेल मरेगी, ये अमर तो है नहीं, थोड़े टाइम बाद मरेगी, और जैसे ये सेल मरेगी तो फिर इसका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, यहां पर कुछ कोशिकाओं को संवर्धन माध्यम में बनाए रखा जाता है, मतलब कुछ सेल को उठा के पेशेंट में डालेंगे, कुछ को यहीं मेंटेन करेंगे। अच्छा, फिर क्या होगा, जैसे इसका इम्यून सिस्टम डाउन होने लगेगा, फिर सेल्स को उठाएंगे, फिर रोगी में ट्रांसफर करेंगे। यानी जीन थेरेपी से ट्रीटमेंट तो हो रहा है, लेकिन यह भी 100% क्योरेबल नहीं है, यह भी 100% ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें भी थोड़े थोड़े टाइम में पेशेंट में यहां पर जीन को पहुंचाना ही पड़ रहा है, 100% उपचार नहीं है। अब बात आती है, यह जीन थेरेपी कब 100% सफल होती? एक बार मैंने आपको बहुत अच्छी बात समझाई थी, मानव में या जंतुओं में जीन ट्रांसफर तभी सक्सेस हो सकता है जब या तो जाइगोटिक सेल में या एम्ब्रियोनिक सेल में जीन पहुंचाया जाए। यानी एक बार अगर बच्चा पैदा हो गया
और फिर आप जीन ट्रांसफर करो, 100% सफलता नहीं मिलती। यानी यह सफलता तभी 100% मिल सकती थी जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही डाल दिया जाता। अरे बात समझ में? तो जीन थेरेपी से उपचार तो हो रहा है, लेकिन यह भी 100% क्योरेबल तो नहीं है। हां, यह 100% सफल कब होता? जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में जीन डाल दी जाती। बात समझ में? तो कैसे यहां पर काम किया गया, क्लियर हुआ अच्छे से? क्या सीखा फटाफट बताते हैं। लिम्फोसाइट को बाहर निकाला, एडीए के जीन को डाला, जो रिकॉम्बिनेंट सेल थी उनका चयन किया, संख्या में वृद्धि की, और इनमें से कुछ को उठा के पेशेंट में डाल देंगे, कुछ को यहीं मेंटेन करेंगे। अच्छा मुझे बताओ, यहां हम पेशेंट की सेल उठा के पेशेंट में ही डाल रहे हैं तो एलर्जिक प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, ये यहां पर सफल भी हो सकता है। क्लियर? जो बातें यहां पर अभी मैंने आपको समझाई, पहले इसको नोट कर लीजिए, ये नोट करिएगा, ये नोट कर लो बच्चों। अब जो बातें हमने समझी इसको फटाफट लिख भी लेते हैं। क्रियाशील एडीए जो कि सीडीएनए की फॉर्म में रिट्रोवायरस संवाहक की मदद से लिम्फोसाइट में प्रवेश कराया जाता है। अच्छा, लिम्फोसाइट में डालेंगे, बाद में फिर उन्हीं रिकॉम्बिनेंट सेल को रोगी में पहुंचा देंगे। यह सभी कोशिकाएं अमर न होने के कारण, इमोर्टल न होने के कारण, आनुवंशिक निर्मित लिम्फोसाइट को समय समय पर रोगी के अंदर डालना पड़ता है। हालांकि एडीए उत्पन्न करने वाली बोन मेरो से एडीए को, डीएनए को पृथक किया जाता और यह प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में प्रविष्ट करा देते। कब? अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रवेश करा देते, तो यह एक स्थायी निदान हो सकता है। यानी स्थायी निदान कब होता? जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में ट्रांसफर कर लेते। इतना सारा समझाने के बाद 2-3 क्वेश्चन बड़े फेमस है। पहली बार जीन थेरेपी कब की गई? 1990। कौन से एंजाइम्स के लिए? एडीए, फुल फॉर्म बोलो, एडिनोसिन डीएमाइनेस। बात समझ में? अच्छा, ध्यान रखना, यहां पे क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिम्फोसाइट में जीन पहुंचाने वाले वेक्टर का नाम तो हम कह सकते हैं रिट्रोवायरस की यहां पर मदद लेते हैं। क्लियर? ये भी नोट कर लीजिएगा।